तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये मैथमेटिकल एरर्स थे। इससे पहले जो हमने एरर पढ़े थे वो क्वालिटेटिव था। क्वालिटेटिव मतलब किस तरह से, किन किन क्वालिटीज के एरर, किन किन टाइप्स के एरर हमारे मेजरमेंट में आ सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एरर आ गया तो उस एरर को कैसे निकालेंगे, उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, उसका रिलेटिव एरर कितना होगा, उसका परसेंटेज एरर कितना होगा, ये निकालना होता है। ये हम लोग को कैलकुलेशन करना होता है। तो बिफोर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये एरर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसी प्रोसीजर को हम लोग समझेंगे, उनके बेसिक टर्म्स को समझेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को जो काम करना है वो ये है कि हम लोग समझे कि एब्सोल्यूट एरर तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, एरर हमने क्या कहा, किसको एरर कहेंगे, व्हाट इज एरर? तो एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब किसी किसी बुक में आप देखेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, किसी बुक में मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लिखा रहेगा। वो डिफरेंस नहीं है, वो मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप उसको आराम से इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसका डिफरेंस है, ये बात पक्का है। ठीक है, मतलब कभी नेगेटिव आएगा कभी पॉजिटिव आएगा। अगर आपने ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिया, अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से पॉजिटिव आएगा, वैल्यू तो उतना ही आएगा, है ना। मेनली हमारे एरर की कैलकुलेशन में उसका जो एब्सोल्यूट है, यानी उसका जो मॉड है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग इस पे नहीं जाएंगे कि सर इस बुक में तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू दिया है, इसमें ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअली एरर इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये है। तो वो डिफरेंस आप कैसे भी निकालिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव बनाइए या हमेशा पॉजिटिव। कोई एक डेफिनेशन चूज करिए, ठीक है, और उसके हिसाब से नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, फिर फाइनली तो मॉड लेना ही है। तो एरर पहले समझ में आ गया, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज एरर? एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। नाउ व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। कि हम लोग मेजर्ड वैल्यू तो निकाल लेंगे, कैसे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर करेंगे वो मेजर्ड वैल्यू होगा। लेकिन हाउ डू वी गेट ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगा? ट्रू वैल्यू तो हमने बात की थी, भगवान को ही पता है केवल। कोई भी एक चीज का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो किसी को नहीं पता, वी डू नॉट नो, वी आर ओनली फाइंडिंग मेजर्ड वैल्यू। तो भाई सब्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रू वैल्यू तो पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन वाले को भी पता होगा? नहीं, क्वेश्चन वाले को भी नहीं पता होगा। सो वी विल हैव टू डिफाइन ट्रू वैल्यू। जो ड्रॉ कर रहा है शायद उसको भी नहीं पता। हाँ, अगर आपने एग्जैक्टली टू द स्केल ड्रॉ किया है, 0 से 5 के बीच में आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर का वो होने का बहुत चांसेस है। ठीक है, लेकिन अगर आपने रैंडम बना लिया है और उसके लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो वो ट्रू वैल्यू यू डू नॉट नो, उसके बाद तो आप मेजर ही कर रहे हैं। सो हाउ डू वी गेट अप टू ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू भी हम डिफाइन कर देते हैं, और वो हम डिफाइन करते हैं if we repeat the experiment several times, we repeat the observation several times and we take the arithmetic mean of all the observations। इन सारे observations का हम लोग क्या ले लेंगे? arithmetic mean ले लेंगे। if we take the arithmetic mean of all the observations, तो हम लोग कहते हैं कि the mean value is very close to the true value of the measured quantity। उसको हम लोग मान लेते हैं कि this is true value। so what is ट्रू वैल्यू? हाउ डू वी फाइंड ट्रू वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का तरीका ये होता है कि सपोज वी हैव अ क्वांटिटी ए, कोई एक ए क्वांटिटी है, उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हम मेजर कर रहे हैं ए को, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में, मतलब आप लगा 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार उसको मेजर कर रहे हैं, जैसे वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। तो आपने एक बार स्विच ऑन किया, मेजर कर लिया, फिर स्विच ऑन किया, फिर मेजर, मतलब स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करते हैं, मेजर करते हैं, फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, मेजर करते हैं। कोई सेटअप में चेंज नहीं करते हैं, और कंटिन्यूअसली मेजरमेंट करते हैं अलग अलग वैल्यूज। तो आपको हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंट रिजल्ट मिले, हल्का एकदम स्लाइट डिफरेंस होगा, है ना, 2.2, 2.3, 2.1 ऐसे हो सकता है, ऐसा वेरिएशन हो सकता है। तो उन वैल्यूज को हम लोग ऐसा दिखाते हैं, A1, A2, A3, A4,
एंड इन जनरल अप टू an। ये सब क्या है? a के मेजर्ड वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यू इन n टाइम्स ऑब्जर्वेशन जो हमने किया, उसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिले। हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिकल हो, लेकिन अब हमने जो भी मेजरमेंट किया उन सबको एक साथ लिख लिया, हमने लिख लिया उनको, ये पूरा मेजर्ड वैल्यू होगा। ठीक है, हाउ डू वी फाइंड ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू को हम लोग ए से, आप देखेंगे एनसीईआरटी ए से डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया है, या फिर किसी किसी बुक में ए बार से रिप्रेजेंट किया है। ए बार एक्चुअली क्या है? मीन ही निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों हम लोग लेके चलेंगे, तो ए इक्वल्स टू ए बार, ये हम लोग कह देंगे कि दिस इज ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू ए बार एंड विच इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस an, मतलब सारे वैल्यूज को ऐड कर दिया हमने और फिर हमने n से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय n। और ये जो वैल्यू हमारा आया, ये क्या है? ट्रू वैल्यू हमारा आ गया। ठीक, क्लियर है यहां तक? ट्रू वैल्यू में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रू वैल्यू जो हमने निकाल लिया। देखिए ट्रू वैल्यू को ए या ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा? समेशन ऑफ ए आई। ए आई कहते हैं रिप्रेजेंट, इन जनरल अगर बहुत सारे सेट ऑफ वैल्यूज हो तो हम लोग उसको ए आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए आई, ए आई मतलब क्या है कि आई का वैल्यू 1 रखिएगा तो A1 आ जाएगा, आई का वैल्यू 2 रखिएगा तो A2 आ जाएगा, आई का वैल्यू n रखिएगा तो an आ जाएगा। तो समेशन ऑफ ए आई बताता है सिंपली A1 से लेके an तक के सारे वैल्यूज का सम। ठीक है, समेशन का वही मतलब होता है ऐड करना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है? ठीक है, दिस इज द पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है। तो ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इसके बीच का डिफरेंस जो है वही एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट है। और एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट, जैसे फर्स्ट मेजरमेंट हुआ A1 हुआ, इस A1 के लिए क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एरर है, उसको डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करें। डेल्टा A1 क्या है? एरर इन केस ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट के लिए कितना एरर है, फिर उसी तरह से डेल्टा A2 मतलब सेकेंड एरर के लिए कितना, सेकेंड मेजरमेंट के लिए कितना एरर है, सो ऑन, इस तरह से। तो डेल्टा A1 क्या होगा? देखिएगा, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस A1 करके लिख सकते हैं, या फिर A1 माइनस A करके लिख सकते हैं, जहां A क्या है? A बार है एक्चुअली में वो। ठीक है, मीन वैल्यू। तो बार बस इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि दिस इज मीन वैल्यू ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब दोनों तरीके से डिफाइन किया जाता है, अलग अलग बुक में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से होता है, कोई एक सेट लेकर आप चल सकते हैं। जैसे डेल्टा A2 क्या लिखेंगे? A बार माइनस A2, या फिर A2 माइनस A बार। ठीक है, उसी तरह से डेल्टा A3 A बार माइनस A3, या फिर A3 माइनस A बार, एंड सो ऑन। इस तरह से हम डॉट 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 लगा देंगे और डेल्टा AN कर लेंगे। डेल्टा AN इक्वल्स टू A बार माइनस AN, या फिर AN माइनस A बार। तो ये जो यहाँ पे हम लोग को मिला है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सब जो है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाता है मेजरमेंट का। ठीक है, क्या ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है? यस, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा एन तक लिख ही देते हैं। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके कुछ मेजर्ड वैल्यूज जो हैं वो मीन से कम हो और कुछ मेजर्ड वैल्यू मीन से अधिक हो। ऐसा होता ही है, हर बार होगा। आप कुछ नंबर्स को ऐड करिएगा, उसका जो एवरेज आएगा, वो एवरेज को देखिए, जो नंबर्स को आपने ऐड किया था उन नंबर्स में अगर आप कंपेयर करेंगे मीन को या एवरेज को, तो उन नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो मीन से छोटे होंगे, उन नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो मीन से बड़े होंगे, ऐसा होगा ही। तो अगर आप कोई एक डेफिनेशन लेके फॉलो करिएगा,
मान लीजिए ये करें या ये करें, कोई भी एक डेफिनेशन लेके फॉलो करेंगे तो आपको कुछ सेट ऑफ नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट आएगा और कुछ सेट ऑफ पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केवल कोई एक ही करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा ये बड़ा आ गया तो चलो ये वाला डेफिनेशन कर लेते हैं, ये बड़ा आ गया तो ये वाला डेफिनेशन कर लेते हैं। एक्चुअली में उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होना ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका एरर हुआ है। पर्सनली हमको ये वाला बेटर लगता है। क्यों है ऐसा समझिए, ये ए बार है, ट्रू वैल्यू उसको कह रहे हैं, और मान लीजिए ए वन उससे बड़ा आया, तो हम अगर ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे तो हमारा एरर पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव वहां पे क्या सिग्निफाई करेगा कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से बड़ा आया। और अगर आपका मान लीजिए ए फोर है, वो थोड़ा छोटा आ गया, तो आप ए फोर माइनस ए वन करेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जब नेगेटिव आएगा तो वो बता रहा है कि ए फोर यानी आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से थोड़ा छोटा आया, तो नेगेटिव डायरेक्शन में एरर, और ये बता रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर, एंड सो ऑन। तो उल्टा करके आप इसमें भी ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे माने वैसे करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई एक ही डेफिनेशन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे फाइनल या मीन एब्सोल्यूट एरर की बात। फाइनल एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा ए से, या डेल्टा ए बार ऐसा लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा ए भी लिखते हैं और डेल्टा ए बार भी लिखते हैं, दोनों यूज होता है, तो हम लोग दोनों यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आए हैं, ये वैल्यूज एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट जो पहले आया है उनका हम मॉड लेंगे, मतलब मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए एन। सब एब्सोल्यूट एरर का मॉड ले लिए। तो आपने कौन सा डेफिनेशन यूज किया था, किस तरह से आपने मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, उससे कोई मतलब नहीं है। मॉड ले लिए तो जो नेगेटिव आया सब पॉजिटिव हो गया, है ना। और इसके बाद क्योंकि हमको मीन निकालना है तो इनसे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा फाइनल या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमने ऐसा क्यों किया कि कुछ वैल्यूज नेगेटिव थे उसको पॉजिटिव बना दिया, जो पॉजिटिव थे तो वो तो पॉजिटिव ही रहे, लेकिन जो नेगेटिव थे उनको हमने पॉजिटिव क्यों बनाया? क्योंकि आप देखिए अगर कुछ वैल्यूज नेगेटिव थे और कुछ पॉजिटिव थे और उन सबको आप सिंपली ऐड कर देंगे तो बहुत चांसेस है कि एरर बहुत कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब दोनों ऐड होगा, एक कुछ नेगेटिव नंबर से कुछ पॉजिटिव नंबर से, तो एक्चुअली में वहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो आपका एरर बहुत रिड्यूस हो गया। लेकिन वास्तव में आपका जो मेजरमेंट हुआ है उसमें तो काफी एरर है ना। कुछ पॉजिटिव एरर, आपने कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लक्चुएशंस किए, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लक्चुएशंस किए, और उन सब फ्लक्चुएशंस को ऐड करके बोले कि अरे फ्लक्चुएशन तो है ही नहीं, कुछ एरर तो हुआ ही नहीं इस मेजरमेंट। ऐसा थोड़ी होता। आपने इसमें एरर किया है, तो एरर किया है तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उसको मॉड बना के पॉजिटिव ले लेते हैं डेल्टा ए, और ये भले पॉजिटिव आएगा, डेल्टा ए जो आएगा या डेल्टा ए बार जो आएगा वो भले पॉजिटिव आएगा, लेकिन इतना ही एरर हम पॉजिटिव भी लेंगे और इतना ही एरर हम नेगेटिव भी लेंगे, इतना ही एरर पॉजिटिव भी लेंगे और इतना ही नेगेटिव एरर भी ले लेंगे। मतलब हम लोग फाइनली रिजल्ट कहेंगे कि देखो भाई ए जो होगा वो ए होगा ए ट्रू वैल्यू ए बार और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ऐसा होगा। इसका क्या मतलब है कि जो हमने ट्रू वैल्यू निकाला था ए बार, वो हमको मालूम है कि तो वो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ हम लोग लगभग लगभग मानते हैं कि ट्रू वैल्यू है, उसके रिलेटिव ही हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि देखो ए जो होगा वो कहीं ना कहीं किसके किसके बीच में लाई करेगा, ए विल लाई बिटवीन ए बार माइनस डेल्टा ए बार एंड ए बार प्लस डेल्टा ए बार, इन दोनों के बीच में वो लाई करेगा। और इसलिए हम लोग जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करते हैं वो इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हम लोग को देखना है रिलेटिव एरर।
तो देखना है कि रिलेटिव एरर क्या होता है। पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव एरर क्यों चाहिए, व्हाई डू वी सेपरेटली डिफाइन रिलेटिव एरर। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अगर आपको एब्सोल्यूट एरर आ गया तो आपने उसका फाइनल रिपोर्टिंग तो कर ही दिया कि हाँ सर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, तो हो गया काम खत्म। लेकिन रिलेटिव एरर की जरूरत क्यों? मान लीजिए कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, एक में हम लोगों को 4 ओम मेजर करना है और दूसरे में 400 ओम मेजर करना है, ठीक। और एक स्टूडेंट को मैंने एक्सपेरिमेंट ए दे दिया, दूसरे को एक्सपेरिमेंट बी दे दिया और कहा कि भाई मेजर करो दोनों वैल्यूज। इसने हमको जो फाइनल रिपोर्टिंग की वो लिखा 4 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। हम खुश हुए कि चलो ठीक है, वैल्यूज तो आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये रिपोर्टिंग हुआ है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सर इसका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 3.5 ओम से लेकर 4.5 ओम के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है भाई। और दूसरे ने हमको कहा कि 400 ओम प्लस माइनस 2 ओम ये है। तो इसका क्या कहना है? ये कह रहा है कि 398 से लेके 402 ओम के बीच में लाई कर रहा है। अगर आपको ये पता करना हो किसने बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है, किसने कम एरर किया है, किसने बहुत क्लोज वैल्यूज दी हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि बी का एक्सपेरिमेंट बहुत गलत था क्योंकि उसने एब्सोल्यूट एरर 2 ओम का कर दिया और इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो केवल 0.5 ओम है? नहीं, यहाँ पे जो मेजरमेंट करना था 4 ओम था और 4 ओम में ही उसने 0.5 ओम का गलती कर दिया। और यहाँ पे जो मेजरमेंट करना था 400 ओम के रेंज में था, लेकिन फिर भी उसने एरर 2 ओम ही किया। तो कौन सा बेटर एक्सपेरिमेंट है, कैसे पता चलेगा? कैन वी कंपेयर द टू एक्सपेरिमेंट्स, द क्वालिटी ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स बाय एब्सोल्यूट एरर ओनली? नो। तब हम लोग को मीन सॉरी रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। आप ये देखिएगा कि 4 ओम में कितना एरर? 0.5। तो 1 ओम में कितना एरर? 0.5/4, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया? 40 अगर करें तो 1/8 ये है, ठीक। उसी तरह से आप ये कहिएगा 400 में 2 तो 1 ओम में। अब आप दोनों को सही कंपेयर कर रहे हैं कि 1 ओम अगर दोनों होता तो कितना एरर करता। तो 1 ओम में 2/400, यानी ये तो 1/200 ओम का डिफरेंस आ रहा है। मतलब समझिए कि ये बहुत ही क्लोज है टू वैल्यू के, मतलब ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट गया है। 200 में केवल एक, और यहाँ 8 में ही एक हो जा रहा है एरर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटर एक्सपेरिमेंट किसने किया? बी ने किया है। सो वी कैन नॉट कंपेयर ओनली बाय लुकिंग एट द एब्सोल्यूट एरर, उसके लिए रिलेटिव एरर, इस तरह के चीजों के लिए हम लोग को रिलेटिव एरर की जरूरत होती है। इसको हम पूरा हटा दे रहे हैं क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि वाई डू वी नीड, ये बस मैंने इतना बताया कि वाई डू वी नीड टू फाइंड रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या होता है अब देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने निकाला भी, जो पर यूनिट एरर जो करते निकालने, तो वही हम लोग का रिलेटिव एरर आ जाए। मान लीजिए हमने डेल्टा ए बार निकाला, इतना एरर निकाला ए बार के मेजरमेंट में, तो यूनिट के मेजरमेंट में कितना एरर होगा? डेल्टा ए बार अपॉन ए, यानी डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, ये जो वैल्यू होगा इसी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। यानी रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बार या डेल्टा ए मीन अपॉन ए बार। ये जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक। और रिलेटिव एरर से ही रिलेटेड एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। जब इसी रिलेटिव एरर को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको परसेंटेज एरर कहते हैं। 1/8 और 1/200 अच्छा नहीं लगता है, उसको अगर परसेंटेज में कर दें तो बहुत सुंदर पता चलेगा, अच्छा इतना परसेंट एरर, इतना परसेंट एरर। तो उसको हम लोग इस तरह से छोटा डेल्टा ए, ऐसे छोटा डेल्टा और ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब होता है परसेंटेज एरर, इसका मतलब ही होता है परसेंटेज एरर। इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं लेकिन ये स्मॉल डेल्टा है, जैसे हमारे यहाँ स्मॉल डी कैपिटल डी होता है उसी तरह से। तो ये कैपिटल डेल्टा ए बार अपॉन ए बार
इंटू 100 जब कर देते हैं तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। मतलब रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकल जाएगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज परसेंटेज एरर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए हम लोग एरर एनालिसिस के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड, है ना, 2 क्लॉक्स को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी। एक नेशनल लेबोरेटरी में, मैंने आपको बताया कि जितनी भी स्टैंडर्ड चीजें रहती है वो नेशनल लेबोरेटरी में रखी रहती है। तो नेशनल लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड क्लॉक है, उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 2 क्लॉक्स को। ठीक है, एट 12 नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द 2 क्लॉक्स आर, 12 नून में, है ना, 12 बजे ये 2 क्लॉक्स की रीडिंग है। ठीक है, ऑन डिफरेंट डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये रीडिंग है। मतलब जब वहां पे जो नेशनल लेबोरेटरी में जो रखा हुआ क्लॉक है उससे कंपेयर करते हैं तो ये रीडिंग हम लोग को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन इज इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसिजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, विच ऑफ द 2 क्लॉक्स विल यू प्रेफर? अगर आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें यू नीड हाई प्रिसिजन, तो इफ यू रिक्वायर हाई प्रिसिजन तो कौन सा वाला आप क्लॉक यूज करेंगे? ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसका आंसर हम लोग को करना है। अब देखिए ध्यान से हम लोग को देखना है ना, अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो लगेगा अरे क्लॉक 2 तो बहुत बकवास है, क्या बात कर रहा है, 12 बज रहा है वहां पर, और यहाँ पर ये कितना बजा रहा है, 10 बजा रहा है, 10:15 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि क्लॉक 1 शुड बी प्रेफर्ड, बट ये बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि देखिए 12 है, 12:01 है, 12:59 है, 12:01 है, 12:59 है, 12:01 है, 12:01 है। ठीक है, मतलब 1 मिनट के आसपास के रेंज में ये डिफर कर रहा है ना। वैल्यूज को अगर देखा जाए तो 12 से लेके 12:01 तक है और 11:59 तक है, यही इसी के बीच में वेरी कर रहा है। तो अगर प्रिसीजन की बात करें तो ये एक एक पर्टिकुलर प्रिसीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। अगर हम दूसरे क्लॉक को देखें, सेकेंड क्लॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो सेकेंड क्लॉक में क्या दिखता है, 10:15 दिख रहा है हम लोग को। उसके बाद जो दिख रहा है वो है 10:14:59। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 सेकेंड, या अगर इसको 06 तक भी ले लें तो 7 सेकेंड का डिफरेंस। ठीक, और वहीं पे यहाँ पे बिल्कुल 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे 7 सेकेंड का डिफरेंस आया। दूसरे में अगर 15:18 पे भी जाएंगे तो 12 सेकेंड का डिफरेंस आया पहले वाले रीडिंग के मुकाबले, फिर पहले वाले रीडिंग के मुकाबले 0.1 सेकेंड का डिफरेंस आया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिनट तक नहीं पहुंच रहा है। यहाँ की जो चर्चा है, यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट है, ये यानी अलग अलग मेजर्ड वैल्यूज जो आपस में है, वो मैक्सिमम 15 सेकेंड के डिफरेंस में सलट जा रहा है काम। मतलब 15 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है। आपको मैंने बताया था प्रिसीजन के बारे में कि प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन होता है मेजर्ड वैल्यू से क्लोजनेस, मेजर्ड वैल्यूज का आपस में क्लोजनेस। तो किसमें ज्यादा है, क्लॉक 2। तो आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें प्रिसीजन टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड है, आप किसको यूज करिएगा, ऑब्वियसली क्लॉक 2 को यूज करिएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये 12 बजे से तो बहुत दूर है, 10 बजा रहा है ना, 10.15 हो रहा है, तो ये तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, उसमें क्या करेंगे? तो ये एक्चुअली में जीरो एरर की वजह से हो रहा है। किसी ने टाइम को शुरू में ही 2 घंटा कम कर दिया, तो अब 2 घंटा अगर टाइम कम हो रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट तो हमेशा 2 घंटा टाइम कम रखेगा, तो उसका एक्यूरेसी तो कम होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर, कि स्टार्टिंग दोनों सेम जगह से नहीं कर रहा, एक अलग जगह से स्टार्ट कर, एक दूसरे जगह से स्टार्ट कर। लेकिन ये अच्छे जगह से स्टार्ट होने के बाद भी इतना सारा वेरिएशंस दिखा रहा है कि अच्छा क्लॉक नहीं माना जा सकता है, एक प्रिसाइज क्लॉक नहीं माना जा सकता। सेकेंड क्लॉक को देखें तो वो भले लेट शुरू कर रहा है, पहले शुरू कर रहा है, मतलब जीरो एरर है उसमें, लेकिन वो हमेशा अपने वैल्यू को मेंटेन किए हुए। कैन वी रिमूव जीरो एरर? जीरो एरर बहुत आसानी से हटा सकते हैं। हाँ, उसको क्या करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट आगे कर देंगे, 10:15 हो रहा है, लगभग 2 घंटे पीछे है, मतलब 1 hour 45 minute पीछे है,
तो 1 आवर 45 मिनट अगर आगे कर दें तो वो एग्जैक्टली 12 के आसपास का वैल्यूज देने लगेगा। मतलब उसका जो क्लॉक का मेजरमेंट होगा वो दैट विल बी वेरी क्लोज टू द क्लॉक विच इज केप्ट इन नेशनल लेबोरेटरी, एंड दैट इज व्हाई विच क्लॉक विल बी प्रेफर्ड, सेकेंड वन, क्लॉक 2 विल बी प्रेफर्ड। ये क्लियर है इतना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है, उसके पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस को मेजर किया गया और उसके बाद मेजर करके कुछ वैल्यूज मिला। ठीक है, क्या वैल्यूज मिला? उस मेजरमेंट के दौरान जो वैल्यूज मिला वो इस तरह से था। पहला था 2.63, फिर था 2.56, तीसरा था 2.42, चौथा था 2.71, पांचवा था 2.80। मतलब ये A1, A2, A3, AN के वैल्यूज हैं। मतलब A1 दिया हुआ है 2.63 सेकेंड, A2 दिया हुआ है 2.56 सेकेंड, A3 जो दिया हुआ है वो है 2.42 सेकेंड, A4 दिया हुआ है 2.71 सेकेंड और A5 दिया हुआ है 2.80 सेकेंड। ये वैल्यूज दिए हुए हैं। मतलब आपका जो वैल्यूज दिया हुआ है वो कहां तक दिया हुआ है? सेकेंड डेसिमल पॉइंट तक परफेक्ट वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, मेजरमेंट में हमेशा ये करते हैं कि जितना प्रिसाइजली पता रहता है उतना ही तक पता करते हैं, उसके बाद अंदाजा नहीं लगाते। ठीक है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर्स बोला है मतलब हर मेजरमेंट का, फिर रिलेटिव एरर बोला है और परसेंटेज एरर बोला है। मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना ही पड़ेगा पर रिलेटिव एरर के लिए। तो लेट अस फाइंड। सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना होता है? पहला कैलकुलेशन करना होता है ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होगा? ए या फिर ए मीन, जैसे मन करे वैसे लिखिए। मीन अगर आपको इतना लंबा लिखने में दिक्कत होता है तो आप उसको ए बार भी लिख सकते हैं, जो मीन को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये कैसे निकालेंगे? जितने भी रीडिंग्स हैं उन वैल्यूज को लिख लीजिए। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई कितना? 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग्स है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? 13.12 अपॉन 5। और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो एग्जैक्टली ये कितना आ जाएगा? 2.62 आ जाएगा, 2.624 आता है। ठीक है, तो फिर इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, क्योंकि आपको जो डेटा दिया हुआ है वो 2 ही डेसिमल तक फिक्स है, तो आप 3 डेसिमल तक नहीं जा सकते। तो आपको इसको यहाँ पर क्या करना होगा? इसको आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करना होगा और इसको लिखेंगे 2.62। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, ये क्या आया? इसका वैल्यू। यहां तक सबको क्लियर है? अब क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया, ट्रू वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को सबका निकालना है एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा A1। क्या होगा डेल्टा A1? डेल्टा A1 जो होगा वो होगा ए मीन माइनस A1, है ना? ऐसा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो पहले के लिए देखें तो 2.63, सॉरी 2.62 माइनस 2.63, 2.62 माइनस 2.63 कितना आ जाएगा? 0.01, है ना? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डेल्टा A2 निकालेंगे। अब सबको निकालिएगा तो जो वैल्यूज आएगा वो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, माइनस 0.06 आएगा। इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डेल्टा A3 आएगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस आएगा प्लस आएगा, ये प्लस आ जाएगा ना। ठीक, हम लोग ए मीन माइनस ए कर रहे हैं। फाइनली टोटल एब्सोल्यूट एरर के लिए या मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए तो हम लोग को मॉड लेना ही है, तो चिंता करने की बात नहीं। A3 क्या होगा? ये 2.62 माइनस 2.42 तो वो आ जाएगा प्लस 0.20। फिर डेल्टा A4 देख लेते हैं, 2.71, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.62 माइनस 2.71 तो माइनस 0.09 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2.62 माइनस 2.80 आएगा तो डेल्टा A5 होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.18। ये वैल्यूज आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस, कोई दिक्कत नहीं? ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज हमने निकाल लिया। क्या निकाला है? ये वैल्यूज हमने एब्सोल्यूट एरर के वैल्यूज निकाले। अब हमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। ठीक है,
एक मिनट। हाँ भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग ये डिफरेंस निकालें, एब्सोल्यूट एरर का डिफरेंस निकालें, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, a-a1 करके कर सकते हैं या a1 - a करके कर सकते हैं, है ना। तो उसमें बस क्या अंतर आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस पे डिफरेंस आएगा, मतलब साइन अलग आ जाएगा। जैसे अगर आप a1 - a करके इन सारे डिफरेंसेस को निकालते हैं, तो ये क्या आता, +0.01 आता, ये आता -0.06, ये आता -0.20, ये आता +0.09, और ये आता +0.18। लेकिन इसके आगे के जो कैलकुलेशंस होंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जब हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर की, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो डेल्टा ए कैसे निकलता है, मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस मॉड डेल्टा AN अपॉन N। ये करते हैं, तो क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू लाए या पॉजिटिव वैल्यू लाए, ठीक है। फाइनली जब डेल्टा ए आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप क्या लिखिएगा, 0.01, नेगेटिव आया चाहे पॉजिटिव, मॉड ले लिए तो पॉजिटिव हो गया, फिर लिखिएगा 0.06, फिर लिखिएगा 0.20, फिर लिखिएगा 0.09, फिर लिखिएगा 0.18, है ना, डिवाइड बाई 5, ये कर दीजिएगा। तो ये आपका हम लोग को मीन वैल्यू मिल जाएगा, और वो मीन वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, दिस मीन वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.11 सेकेंड, ठीक है, 0.11, ये 0.54/5 आता है, ठीक है, 0.54/5 आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेट 0.11 लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना एरर आया। अब अगर ये एरर आपको पता है तो आप रिलेटिव एरर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए, यानी 0.11 अपॉन ए का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना आया था हमारा 2.62, ठीक है, 2.62, ठीक है। ये हो गया, ये रिलेटिव एरर हो गया। और परसेंटेज एरर करना है तो क्या कर लेंगे, परसेंटेज एरर वो लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यानी कि 0.11/2.62 इंटू 100। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4%, दिस इज इक्वल टू 4% अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अगर हमको लिखना हो कि ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड का, मतलब आपको आंसर करना हो कि व्हाट इज द आंसर फॉर टाइम पीरियड, व्हाट यू विल आंसर, आप आंसर ये करेंगे कि इट इज 2.62, यही था, प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। इसका मतलब है कि वो टाइम पीरियड का एक्चुअल वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 2.62 माइनस 0.11 करेंगे तो 2.51 से लेके, और 2.62 प्लस 0.11 करेंगे तो 2.73 तक, इसके बीच में वो वैल्यू लाई करेगा, इसका ये मतलब होता है ना। इस एग्जांपल से हमने समझा कि कैसे हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं। इज इट क्लियर?